नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूँगा, मोटापा यानी कि ओबेसिटी के विषय में। आप सोचेंगे कि मोटापे का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, पेट की बीमारियों से क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो हम एक बात समझें कि जैसे आज कहा जाता है कि एक ओबेसिटी का पैंडेमिक है, पूरे विश्व में मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारा देश इससे अछूता नहीं है। इसका कारण है कि हमारे पास खाने की चीज़ों का बाहुल्य है, बहुत सारा खाना अवेलेबल है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, हम एक्सरसाइज और ये कम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड और रेडीमेड फूड ज़्यादा लेते हैं, फल सलाद ये धीरे धीरे खाने की इससे बाहर हो जा रहा है। तो इन सब कारणों से मेटाबॉलिक रीज़न से ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो हम मोटापे को कैसे नापते हैं, मोटापा किसको कहते हैं? मोटापा यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स से डिफाइन होता है, यानी कि अगर हमारी हाइट और वेट का रेशियो निकाला जाए, उसका बड़ा सिंपल फार्मूला होता है जो कि आपके किसी भी इंटरनेट में मिल जाएगा। BMI कैलकुलेटर से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 25 से ज़्यादा हमारा BMI हो तो इसको कहते हैं ओवरवेट, 25 से 30 को ओवरवेट कहते हैं, 30 से 35 को ओबेसिटी कहते हैं और 35 से ऊपर इसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। तो ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है वेस्ट सरकमफरेंस, जो महत्वपूर्ण है। वेस्ट यानी कि हमारी कमर और कूल्हे की बीच का हिस्सा, अगर 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेल्स में हो, 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा फीमेल्स में हो तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। इसके अलावा और कई अन्य डेफिनेशंस हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक तरह की ओबेसिटी होती है जो इंडियंस में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है कि पेट के बाहर की पूरा शरीर, वज़न शायद इतना ज़्यादा ना हो तो पेट के पास वज़न ज़्यादा होता है। तो अगर BMI बहुत ज़्यादा भी ना हो पर वेस्ट सर्कमफरेंस ज़्यादा हो, इसको सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि विसरल ओबेसिटी कहते हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये ओबेसिटी को डिफ़ाइन करने के सिंपल तरीके होते हैं। अब हम आते हैं ओबेसिटी से होने वाली बीमारियों के ऊपर। ओबेसिटी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मुख्यतः मैं आपको पेट में होने वाली इससे महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ओबेसिटी के साथ संबंधित होती है उसको कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड दूसरा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है मोटापा। 80 से 90% लोग जिनका BMI 25 से ऊपर हो या 30 से ऊपर हो, उनको ये फैटी लिवर डिजीज़ होता है। अल्ट्रासाउंड आप किसी भी दूसरे कारण से कराएं, उसमें ग्रेड 1 या 2 फैटी लिवर आएगा और लोग इसके पीछे परेशान होकर के घूमते हैं कि हम फैटी लिवर का इलाज कराना चाहते हैं। मसला फैटी लिवर का इलाज कराना नहीं है, मसला ओबेसिटी का इलाज करना है, यानी कि मोटापे को कम करना है। तो लिवर के ऊपर, फैटी लिवर डिजीज़ के ऊपर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि लगभग हमारे देश में 25% लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ है और ये आगे चल के 10 से 20% में लिवर को ख़राब कर सकता है, यानी कि सिरोसिस की स्थिति में ले जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो ओबेसिटी से बहुत ही कॉमन होती है वो होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। मोटे लोगों के साथ एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। लॉन्ग स्टैंडिंग एसिड रिफ्लक्स के कारण ये पाया गया है कि फूड पाइप और स्टमक के जहाँ जंक्शन होता है, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के आसपास होने वाला एडिनोकार्सिनोमा कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है। पेट के बाकी सब हिस्से के कैंसर कम हो रहे हैं बट ये कैंसर बढ़ रहा है और ये उन लोगों में बढ़ रहा है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ओबेसिटी पैंडेमिक बढ़ रहा है उसके साथ ये भी बढ़ रहा है। तो GERD, लॉन्ग स्टैंडिंग GERD में बहुत ही एक छोटे प्रपोर्शन में होता है बट ओबेसिटी की नंबर जितनी ज़्यादा है उसके कारण ये संख्याएँ काफ़ी चिंताजनक हो जाती हैं। फैटी लिवर, GERD, इसोफेजियल कैंसर, ये 3 बीमारियां जो हैं वो डायरेक्टली ओबेसिटी से लिंक्ड हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज के अंदर होने वाला कैंसर ये ओबेसिटी से लिंक्ड होता है। इसके अलावा किडनी के अंदर होने वाला कैंसर, उसके लिए भी ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, उससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबेसिटी को, अगर हम इस तरह से सोचें, ओबेसिटी कई प्रकार के कैंसर्स के लिए रिस्क फैक्टर होता है। देखिए, एक बात ज़रूरी है समझने की, मोटापे के कारण कैंसर होना और इसका एक रिस्क फैक्टर होना। तो बहुत तरह के कैंसर्स में, ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, यूट्राइन कैंसर में, ये एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है।
और इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां जो शरीर में होती हैं, जो ओबेसिटी से होने वाली, जिनसे आप सब परिचित होंगे, जो पेट से संबंधित नहीं है बट समझने के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में प्रॉब्लम होना, स्लीप एपनिया, कुछ लोगों को नींद में खर्राटे आते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके कारण क्या होता है कि वो दिन में फिर बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। स्लीप एपनिया सीवियर ओबेसिटी का एक कॉन्सिक्वेंस है, और जिसके स्लीप एपनिया के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं शरीर के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि ओबेसिटी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, और इसके कारण शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसमें अभी तक हमने ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों का जिक्र तक नहीं किया है, जो कि डायरेक्ट लिंक होती है ओबेसिटी के साथ। तो अब आप पूछेंगे कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट, पहला चीज़ डाइट और लाइफस्टाइल का कंट्रोल है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस कारण से होता है उस कारण को अगर काबू करेंगे तभी ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। एक्सरसाइज आधे घंटे से 45 मिनट तक, एरोबिक एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, दोनों में से आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोनों को साथ किया करें। आपकी वेट के हिसाब से जितना खाना आपके लिए, कैलोरीज जितनी अलाउड हैं, अगर उसमें से हम 750 कैलोरी हर रोज़ करेंगे कम, तब जा कर के हम 1 किलो वज़न कम कर पाएंगे कुछ दिनों में। जब 7500 कैलोरी का डेफिसिट होगा तो 10 दिन में आप 1 किलो वज़न को कम कर पाएंगे। तो इसके लिए एक डाइटिशियन से मिल कर के आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल कैलोरीज़ को रिड्यूस करना है, और 750 कैलोरीज़ का एक टारगेट होता है कि पर डे आप उसको डेफिसिट में लाएं। तो जनरली अगर आप 1800 कैलोरीज़ तक का डाइट लेते हैं तो इसके कारण उससे होता है। तो डाइट और एक्सरसाइज, देखिए दवाइयाँ इसके लिए होती ज़रूर हैं, बट ना तो बहुत कारगर होती है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ दवाइयाँ ज़रूर नहीं हैं जिससे ये ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आगे मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे बात करूँगा। एक नई दवा आई है ज़रूर। और जब ये नहीं हो और मॉर्बिड ओबेसिटी हो, यानी कि BMI 35 से ज़्यादा हो, या ओबेसिटी के कारण होने वाली दूसरी प्रॉब्लम हो जैसे सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, अनकंट्रोल्ड शुगर, तो जो विकल्प होते हैं वो बैरिएट्रिक सर्जरी है। कई लोग इस चीज़ से काफ़ी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि मोटापे का इलाज आप दवा से नहीं बता करके आप हमें ऑपरेशन बता रहे हो, पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एक आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जिनका एक तरह से हम कहें कायाकल्प हो गया ऑपरेशन कराने के बाद। तो वो जब एक लिमिट से ज़्यादा हो और बीमारियां साथ में ज़्यादा हो तो बैरिएट्रिक सर्जरी। इसके अलावा कई सारी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होती हैं जिसमें हम पेट के अंदर एक बलून इन्फ्लेट करते हैं, एंडोस्कोपिक बलून, जिसके ज़रिए ओबेसिटी का कंट्रोल किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स ज़्यादातर टेम्पररी होते हैं, बट अब कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोप्लास्टी आ गई है, जिसमें एक परमानेंट हल भी इसका दिया जा सकता है। पर ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए होती है जिनकी BMI यूजुअली 35 से ज़्यादा हो और साथ में कुछ और बीमारियां भी हों। ज़्यादातर 25 और 30 इस रेंज वाले ओबेसिटी में आपको अपनी दिनचर्या, लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो जो संक्षेप इसके जो प्रमुख जो आपको मैं संदेश देना चाहूँगा वो ये हैं कि ओबेसिटी को सीरियसली लें। इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने की। और जब भी ये ज़्यादा हो तो इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के आप एक कंट्रोल्ड सुपरवाइज डाइटिशियन की सुपरविजन के अंदर इसको कंट्रोल करें, और नहीं होता तो फिर एक गैस्ट्रो सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, बैरिएट्रिक सर्जन, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे संपर्क करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ संपर्क करें, के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।